एक प्रॉम्प्ट आएगा। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई, स्टार्ट कर ठीक दी है, मैंने। thank you। हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर की आपको अलाउ करना पड़ेगा ना। मैम को होस्ट बना देंगे तो वो स्क्रीन शेयर कर लेंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है गरिमा जी? जहाँ पे रचना जैन का फोटो आ रहा होगा ना, वहाँ पे 3 डॉट्स हैं, उस पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड। बना दिया मैंने मैम को होस्ट। थैंक यू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कभी नाम सुना है इसका? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, कुछ भी आपको यदि मालूम है तो आप बताएं। नर्वस सिस्टम ब्रेन को बोलते हैं, उसमें 3 यूनिट्स होती हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल और सेंसरी, जो हम Very लोगों good. ने अभी रिसेंटली। जी मैम। वेरी गुड, मतलब मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। गुड। मैम थोड़ी घबराहट होती है एक्चुअली, अब एज ऐसी है कि ऐसा लगता है कि अगर हम गलत तो नहीं बताएंगे, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता आते हुए भी कई बार। देखिए, एज बस नंबर होता है, तो हाँ जी। उसको हम ना डिस्कस करें तो बेस्ट है ना। आप Yes. हर एज में कुछ भी कर सकते हैं। यस कहते हैं ना, मन से बुढ़ा होता है, मन से ही जवान होता है आदमी। यस, है ना। यस आपको मालूम है कि अभी जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से समय जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। और हम सिर्फ चूंकि हमारे सामने हम ये तीनों बचपन, फिर यंग, फिर ओल्ड एज हम देखते हैं, तो वो हमारे ट्रिगर्स हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, यस मैम, ये तो है ना। तो वो हम खुद करते हैं, सो इसीलिए हम इस चीज को यहीं छोड़ते हैं। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, इट मीन्स हम में अभी करने की बहुत सारी इच्छा Yes. शक्ति भी है और सामर्थ्य भी है। ठीक है, हम तो आपसे हम मिलके दोनों ऐसे को ही लगता है। ओके, कुछ नहीं है, सभी में होता है। ठीक है, यस मैम। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या करता है कि हमारे पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं कंप्लीट बॉडी में, है ना, सबका नियमन करता है, सब पर नियंत्रण करता है, सबका समन्वयन करता है और सबको सम स्थिति में बनाए रखता है ना। यानी हमारे पूरे शरीर में होने वाली क्रियाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? नर्वस सिस्टम पर। इतना क्लियर हुआ? अभी अब जो नर्वस सिस्टम है ये इन मैसेज को कैसे कन्वे करता है, तो उसको हम तंत्रिका आवेग कहते हैं और इंग्लिश में इसको नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अभी बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय कम है, तो मैं चाहूंगी कि 2 दिन में हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। और ये नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं कि जितनी भी कोशिकाओं के बीच में क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्शन, रिएक्शन, रिफ्लेक्शंस, जो कुछ भी होते हैं, उन सबको सामंजस्य उन सबके बीच में स्थापित रखते हैं। ठीक है, और हमारे 2 तरह के नर्व्स होते हैं, एक तो होते हैं सेंसरी और दूसरे होते हैं मोटर। सो जो इसके अलावा एक थर्ड भी होता है जिसको हम मिक्स्ड कहते हैं। तो ये जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं, इनका क्या काम होता है कि शरीर के अंदर या बाहर जो भी उद्दीपन या स्टिमुलाई हो रहे हैं उनको ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाना। ठीक है, और जो मोटर नर्व्स रहेंगे उनका क्या काम रहेगा कि जो भी ब्रेन ने मैसेज, ब्रेन में आपने जो भी स्टिमुलाई ब्रेन तक भेजे, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा और उस पर एक डिसीजन लेकर उसको वापस उस ऑर्गन तक भेजेगा। तो वापस भेजने का काम कौन करता है? मोटर नर्व्स। जैसे यदि सपोज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं आपके तरफ एक
आपकी आंख की तरफ एक पेपर का टुकड़ा फेंकूं तो क्या होगा, आपकी पलक बंद होगी। अब ये होता बहुत फास्ट है, लेकिन इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हो गया है कि जैसे ही हमने वो टुकड़ा फेंका, ठीक है, वैसे ही जो हमारे सेंसरी नर्व्स थे, उन्होंने क्या किया कि इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया, ठीक है, और ब्रेन ने उस मैसेज को एनालिसिस किया कि ये वाली कंडीशन है, अब हमको क्या करना चाहिए, और उसको एनालिसिस करके वापस आंख की पलकों तक ये मैसेज पहुंचाया कि उनको आंख को बचाने के लिए बंद हो जाना चाहिए। तो ब्रेन से ये मैसेज हमारे आईलिड्स तक किसने पहुंचाया, मोटर नर्व्स ने। अच्छा, ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखें, SBM। SBM, S मतलब सेंसरी नर्व्स, जो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और ब्रेन से जो ऑर्गन तक लेके जाती हैं वो मोटर। क्लियर हुआ ये सभी को? जस्ट मिनट। हाँ, यहाँ से ना आकांक्षा जैन जी का म्यूट हो नहीं रहा। हाँ, ठीक है, हो गया, ओके। चलिए, तो ये एक चीज आपको समझ आ गई। मैम जैसे ये तो विद इन सेकेंड। जी हाँ, बोले। आप अनम्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता होगा ना, क्योंकि जैसे हम मतलब ब्रेन को 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता होगा इस मैसेज को भेजने में, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता होगा। इसीलिए हमारी बॉडी को जो है ना, वो सबसे बेस्ट कंप्यूटर या बेस्ट मशीनरी कहा जाता है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सी देर में ये इतने सारे चीजें हुई हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस किस से मिलके बनता है। तो इसमें नर्व में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और इसमें न्यूरो फाइबर्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक तरह का टिश्यू होता है जिसे न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये टर्म्स मैं आपको अगेन मैं दे दूंगी सारा, तो आप ये नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ अभी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुक में जो मैं भेजूंगी वो बुक की लैंग्वेज रहेगी, तो वो शायद थोड़ा सा टफ हो जाता है, और मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाती हूँ। तो हमारा जो ब्रेन का टिश्यू बना वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, एक तो सेल से जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, दूसरे उसमें फाइबर होते हैं जिनको न्यूरो फाइबर्स कहते हैं या न्यूरॉन फाइबर्स कहते हैं, और थर्ड उसमें एक तरह का टिश्यूज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है ये 3 भागों से मिलके बनता है। अब यहाँ से मैं अपना थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिससे आपको सामने दिखेगा, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन की सेल होती है। इसमें आप बस इतना समझिए कि एक ऐसे स्टार के जैसे बॉडी होती है और एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, ये टेल है इसकी। ये जो पूरी बॉडी होती है ये सेल बॉडी कहलाती है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी एक लंबी टेल होती है, ये एक सेल की चेन होती है, ऐसा आप कह सकते हैं इसको। और ये जो पूरी चेन होती है, एडमिट,
इसके भी एंड में टेंटिकल्स निकले रहते हैं जिनको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी चेन होती है, ये दिख रही है आपको येलो और रेड कलर में, ये जो सेल होते हैं ये पूरे एक केमिकल से ढके होते हैं जिसको माइलिन कहते हैं, माइलिन शीट। ये बिल्कुल कैसे रहते हैं, जैसे घर में आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा है कि अंदर वायर रहता है एक कॉपर का और ऊपर से एक शीट, रबर शीट से कवर रहता है। तो ये जो माइलिन है ये बिल्कुल उस रबर की तरह है। ठीक है, अब कल हमने बताया था कि जब आप कोई भी चीज सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में दिक्कत होती है, धीरे धीरे उसके आपके रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं और वो आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है। जैसे कार चलाने का एक एग्जाम्पल लिया था, तो क्या होता है कि जब हम बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो माइलिन कोटिंग होती है, माइलिन शीट होती है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है और जितनी इसकी मोटाई बढ़ती जाती है उतना हमारा स्किल जो होता है, जो भी हम चीज सीख रहे हैं, वो मैच्योर होता जाता है, परिपक्व होता जाता है। और इवन यदि मेमोरी लॉस हो जाती है किन्हीं कंडीशंस में तो हम बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो माइलिन स्किल्स होते हैं वो हमको याद रहते हैं। जैसे सपोज कार चलाना वो भूल जाएगा, उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैं कार चला सकता हूँ, लेकिन यदि उसको कोई किसी व्यक्ति ने उसको स्टीयरिंग में बिठा दिया तो वो ड्राइव कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से मिलके बनता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको आप थोड़ा सा अनदेखा करिएगा क्योंकि बहुत प्रॉम्प्ट मुझे मिला नहीं। सो फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिनको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिसरीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के 2 ही पार्ट आते हैं, एक ब्रेन और एक ये पूरा स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल कैसे बनेगा कि हमारे इन दोनों के अलावा जितने भी नर्व्स हमारे हाथ में पैर में जाते हैं ये मिलके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है थर्ड वन, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलके बनता है। आप लोग को ये मैं पिक भेज दूंगी क्योंकि इससे क्या है कि पिक से ना आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे ना तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि कितने पार्ट में हो रहा है। ये एक फ्लो डायग्राम आपको मिल जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। प्लीज जिसका माइक म्यूट नहीं है वो प्लीज कर ले म्यूट। तो ये क्लियर हो गया कि आपके नर्वस सिस्टम को पहले 3 पार्ट में बांटा, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या मैं? बोले मैम एक्चुअली हमें अभी जो पढ़ाया गया था उसमें सेंसरी नर्वस सिस्टम भी बोला गया था थर्ड वन को, तो क्या जो आपने अभी बताया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उसे सेंसरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं क्या? मैम वैसे ये मेरा मैंने भी क्वेश्चन है मैम, ये मेरा भी क्वेश्चन है क्योंकि हमें यही पढ़ाया था। एक्चुअली ये जो आप सेंसरी नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जरूर होता है, लेकिन वो जो है किसी एक के अंतर्गत आता है और आई थिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही अंतर्गत आता है, उसमें सारे सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं। हाँ, बट जो सेंसरी ऑर्गन्स आते 5 हैं। सेंसेस होते हैं उसमें सारे, हाँ, हमें ये बताया तो था कि वो 5 सेंसेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही अंतर्गत आता है वो। लेकिन ये जो आप कोई भी बुक देखेंगे ना तो उसमें मेनली ये 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। ठीक है, सो आप
को अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लें। जो आप सेंसरी बोल रहे हैं वो इसके अंदर पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके मैम, यस मैम। अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना है। जब मैंने बॉडी कैविटी बताई थी तो आपको बताया था यहाँ पर क्रेनियल कैविटी होती है। तो ये जो क्रेनियल कैविटी होती है इसके अंदर ब्रेन और ये पूरा लंबा ऐसा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। अभी आज चूंकि हम इसको ही पढ़ रहे हैं तो हम अभी इसके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन को। तो जो हमारा ब्रेन है वो लगभग 60 मिलियन ईयर जो हमारे इवोल्यूशंस के हो रहे हैं उतना समय पुराना है। तो जो हमारे ब्रेन का सबसे पुराना पार्ट है उसको हम कहते हैं रेप्टेलियन ब्रेन। ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कवर करता है लिम्बिक ब्रेन। और जो नियोकॉर्टेक्स है इसको ऐसा माना जाता है कि ये नया विकास है, न्यू डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन का, जो हमारी परिस्थिति और क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि इवोल्यूशन हर चीज में लगातार होता जा रहा है। तो ये जो नियो ब्रेन है या नियो कॉर्टेक्स है ये न्यू डेवलपमेंट है। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कि ब्रेन कैसे होता है। सबसे पहले तो ब्रेन के 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट हो जाएंगे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हमारे ब्रेन के पहले मेजर पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मैम जो ये सेरिबरम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता था, ये भी तो शायद ब्रेन के पार्ट्स होता है मैं ना आपको मैम? बता रही हूँ ना, आपको सारा कुछ बता रही हूँ, यस मैम। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ब्रेन, राइट। अब ये जो फोर ब्रेन है ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन जो होता है उसका एक ही पार्ट होता है सेरेब्रल। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके सेरेब्रम, पॉन और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये पार्ट्स क्लियर हो गए आप लोगों को कि पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है वो सेरेब्रल एक पार्ट ही होता है इसका, और हाइंड ब्रेन जो होता है वो सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए इसके भी पार्ट होते हैं लेकिन हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसलिए हम यहीं तक कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये भी? अब यस मैम। इसमें हमने पूरे न्यूरो जो नर्वस सिस्टम है उसको एक साथ लेने की कोशिश की कि जो नर्वस सिस्टम में पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, पेरिफेरल, सेंट्रल, ऑटोनोमिक। सेंट्रल अगेन 2 पार्ट में हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फिर और जो ऑटोनोमिक है वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो सेरेब्रम होता है ये अगेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब्स। मिड ब्रेन जो है वो सेरेब्रल एक ही पार्ट होता है। जो हाइंड ब्रेन है ये पोन, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम है जो आपको पढ़ना है। मैम ये फ्रंटल लोब, ये लोब क्या चीज होता है? नाम है ये मैम, ओके। है ना? ये सिर्फ नाम है किसी भी चीज के। क्या हुआ?
ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलके बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो ही पार्ट आते हैं और ये जो ब्रेन है ये किसके अंदर रहता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर रहता है। अब ब्रेन का हमने पहले कितने पार्ट किए हैं? 3 पार्ट। एक तो फोर, मिड और हाइंड, ये 3 जो है पार्ट ब्रेन के मेजर पार्ट है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने अगेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, इसका आई थिंक नीचे और होगा। ये आपको पूरा ब्रेन का फिगर दिख रहा है आपके स्क्रीन पर? यस ठीक मैम। है, हाँ। ये जो हमारा पहला पार्ट होता है सेरिब्रम, ये किसका पहला पार्ट है? फोर ब्रेन का। इसका क्या काम होता है? ये एक्चुअली ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे अधिक जगह को घेरे रहता है ये क्रेनियल कैविटी की। और इसमें बहुत सारे ऐसे आपको ये दरारें दिख रही हैं। आपने अखरोट देखा है अंदर से, है ना? ये बिल्कुल उसके जैसे ही रहता है, जैसे उसमें ऐसे बड़े बड़े उभार रहते हैं और दरारें रहती हैं, बिल्कुल वैसी ही जो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये पूरा नर्वस सेल से बना होता है। इसमें एक इसकी बाहरी सतह पर एक मैटर पाया जाता है, या इसकी बाहरी सतह को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो नर्वस सेल्स होते हैं ये पूरे ग्रे कलर के होते हैं, इसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। आपने ब्रेन के कंसर्न में बहुत सुना होगा ग्रे मैटर, और उसका जो अंदर का भाग होता है वो व्हाइट होता है, तो इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। तो जो ये हमारा सेरिब्रम है, इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से मिलके बनी होती है। और इसमें आपको जो बहुत सारी दरारें दिख रही हैं, तो मेजर जो होती हैं बड़ी दरारें, इन दरारों को हम सल्कस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दरारों को सल्कस बोलते हैं। तो ये जो मेजर 3 सल्कस होते हैं ये पूरे इस सेरिब्रम को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 मेजर लाइंस 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? उनको हम लोब्स कहते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब्स। तो फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब्स, ये 4 लोब्स के नाम होते हैं जो कि 3 दरारों के द्वारा डिवाइड होते हैं। अब इसके जो ये पूरा सेरिब्रम होता है, चूंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और इसको 2 हेमिस्फीयर में, एक सेंटर में एक इसमें वो होती है दरार, जिससे ये 2 हेमिस्फीयर में, 2 गोलार्ध में बढ़ता है, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल में करता है, और जो आपका राइट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल में करता है। मतलब अपोजिट है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के किस पार्ट को करेगा? राइट। और राइट जो है वो बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करेगा। तो जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उससे क्या क्या चीजें कंट्रोल होती हैं? हमारी कॉन्शियसनेस, चेतन, हम कॉन्शियसली कोई एक्शन करते हैं या अनकॉन्शियसली कोई एक्शन करते हैं, वो सारी लेफ्ट से होती हैं। और इसमें बुद्धि, इच्छा, आवेश, स्मरण शक्ति, ये सारी चीजें लेफ्ट में होती हैं। और जितनी भी लॉजिकल होती हैं या ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं वो राइट में होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्रिएट करते हैं।
या जिनको हम प्रेरक क्रियाएं कह सकते हैं, तो ये सब चीजें राइट से होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो सेरिब्रम होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आप सेंसरी ऑर्गन बोल रहे थे, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो इसके कार्य क्षेत्र हैं उसमें आते हैं सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और स्पीच एरिया, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एरिया, टेस्ट एरिया, स्मेल एरिया। ये जो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके जो जो क्वालिटी होती है, जो उनकी गुण होती है, वो सब का विशेषण कहाँ होता है? सेरिब्रम हमारे, या फोर ब्रेन भी हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड आता है थैलेमस। ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा था, फोर, मिड और हाइडन। और फिर फोर ब्रेन को अगेन 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट था हमारा सेरिब्रम, जिसको अभी हमने पढ़ा। सेकंड है थैलेमस। जो काम बीच में क्वेश्चन ना पूछे कृपया करके। मैं जब एंड हो जाता आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। तो आप नोट कर लें अपने पास। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो उसमें आप फिर जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैलेमस में क्या होता है? थैलेमस जो होता है वो, ये जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उसके नीचे ठीक थैलेमस होता है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा सेरिब्रम है और हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन करना या एक रिले स्टेशन के रूप में काम करना। मतलब सेरिब्रम में जो भी मैसेज आ रहे हैं उसको स्पाइन तक पहुंचाना और स्पाइन से सेरिब्रम तक। तो इसका मुख्य काम थैलेमस का यही होता है। फिर थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस के नीचे थोड़े से सामने की ओर हाइपोथैलेमस मिलता है। हमने कल जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी वो इसी हाइपोथैलेमस में होती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये मेनली जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, उन दोनों को ये के कार्यों को यही मैनेज करता है। अब इसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में सिर्फ हमारा क्या पाया जाता है? सेरिबल। एक ही अंग है जो सेरिबल पाया जाता है। और इसका जो काम होता है ये मतलब किसी भी चीज को देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ये सारी चीजें इसी जगह पर होती हैं मिड ब्रेन में। आप लोग ने शायद ये टर्म्स बहुत सुना होगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। बच्चों के लिए अक्सर ये किया जाता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन की सलाह दी जाती है। तो जितनी भी किसी भी वस्तु को देखना, सुनना, ये दोनों क्रियाएं किससे कंट्रोल होती हैं? हमारे मिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन पर। हाइंड ब्रेन सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का सबसे पीछे वाला भाग होता है और सबसे अंत होता है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? इसमें एक तो सेरिबेलम होता है, पॉन्स होते हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का सबसे अंतिम हिस्सा है। ये देख रहे हैं, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है और ये सेरिबेलम है। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है और स्पाइन जहां से जुड़ती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है। तो हमारे ब्रेन के अंतिम हिस्से से, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा है, इससे हमारी स्पाइन, बैकबोन का पहला हिस्सा जाके जुड़ता है। हमारी बैकबोन का पहला हिस्सा क्या होता है? सर्वाइकल। ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि ये बाजू में पिक्चर दिख रहा है, ये जो पूरा ब्रेन है ये क्रेनियल कैविटी में रहता है और ये ऐसे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका ही बड़ा यहाँ बताया है, आप देखिए 1, 2, 3 लेयर में घिरा रहता है। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर
और बीच की जो लेयर होती है वो होती है ऑर्काइड मैटर, और जो सबसे नीचे की होती है वो होता है पाया मैटर। ठीक है, तो ये 3 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। अब इसमें जो पॉर्न है, पॉर्न के मेन काम क्या होते हैं? पॉर्न का एक काम होता है कि ये जो हमारी, जब हम स्पाइनल कार्ड में पेरिफेरल पढ़ेंगे तो उसमें जो पेरिफेरल नर्व्स पे ये कुछ नर्व्स होती हैं पर्टिकुलर पेयर, जिन पर पॉर्न का कंट्रोल होता है। और जो मेडुला ऑब्लागेटा है, ये हमारी निंद्रा और जो हमारे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, इन चीजों पर हमारे नियंत्रण या कंट्रोल रखता है मेडुला ऑब्लागेटा। और ये जो सेरिबेलम होता है, ये इसका काम मेन होता है कि जो भी कॉर्टेक्स से, जो भी या सेरिब्रम से जो भी सेंसर न्यूरॉन्स पल्स आ रहे हैं, इम्पल्सन्स आ रहे हैं या तंत्रिका संवेग आ रहे हैं, उनको प्राप्त करना और उनकी जानकारी प्रॉपर उसके केंद्र तक पहुंचाना। ठीक है, और ये जो होता है तीनों मिलके, मेडुला ऑब्लागेटा, पॉन और ये सेरिब्रम, इनको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को एक स्टेम की तरह फिट रखता है। मेम्ब्रेन में ड्यूरामेटल सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन है, फिर सेकंड होती है एराकोनाइड और थर्ड होती है पाया मैटर। अब इन मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं CSF। सभी ने इसका नाम सुना होगा कभी ना कभी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSF। और ये फ्लूइड क्या करता है कि जर्क और झटकों से हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है, कि अगर हमको अचानक से तेज जर्क या झटका लगे तो वो सीधा ब्रेन तक ना पहुंचे। अब नेक्स्ट हमारे जो ये पूरा ब्रेन का फिगर है, इसमें बहुत सारी कैविटीज भी रहती हैं। और वो कैविटी कौन कौन सी होती हैं? इसमें 9 तरह की कैविटी होती हैं। 2 तो होती है लेटरल वेंट्रिकल कैविटी, जो 2 साइड होती है। कैविटी मतलब खाली जगह या गुहा। और इन पूरी कैविटीज में ये जो CSF हम जिसको बोल रहे हैं वो पूरा भरा हुआ रहता है। 3 वेंट्रल कैविटी होती हैं और 4 वेंट्रिकल कैविटी होती हैं। तो इस तरह से इसमें टोटल 9 कैविटीज होती हैं, जिनमें की सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और ये हमारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के जर्क से। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वो 4 ब्रेन। to 7 हुई ना? मैंने कहा मैम ये 9 कैविटी कौन कौन सी बताइए? 2 लेटरल वेंट्रिकल, 3 वेंट्रिकल और 4 जो होती हैं उनको भी वेंट्रिकल ही बोलते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन अलग होती है। तो ऐसे ये 9 वेंट्रिकल कैविटी होती हैं, 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम फिर से एक बार रिकनेक्ट हो रहे हैं क्या? हाँ Okay. हाँ, मैं एक्चुअली इसको अपग्रेड ही कर रही हूँ तो चलती रहेगी। ओके ओके, तो अभी ब्रेन में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, फिर हम स्पाइनल कार्ड शुरू करें। मुझे पूछना है मैम। मैम ये जो ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनमें तीनों में सेरिबेलम है पार्ट? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। एक सेरिब्रम है, एक सेरिबेलम है। 3 देखिए, 3 नाम अलग अलग है। मैं रुकिए वो स्लाइड आपको दिखाती हूँ तो आपको स्पेलिंग से क्लियर हो जाएगा ना। 1 मिनट रुकिए। एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन शायद
बंद हो गया है, 1 मिनट। कितने दिया एडमिट कर लिया इसको? विजिबल है आपको स्क्रीन? यस मैम। ये देखिए, एक सेरिब्रम है, BRUM, सेकंड सेरिब्रल है, और जो थर्ड है ये शायद बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ लिख गया है, जो ये थर्ड पार्ट है, ये इसमें LLUM था हाँ मैम। LL है, ये बाय मिस्टेक शायद मेरे से ये स्पेलिंग लिख गई है ना, इस वाले में शायद होगा। हाँ ये देखिए, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है, और ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम है ना। ये ऊपर वाले में मेरे से बाय मिस्टेक स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। हाँ तो ये जी। तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो मैम अभी जो आपने ब्रेन की पिक्चर दिखाई थी जिसमें आपने वो ये सब लोब वगैरह सब थे उसमें सेरिब्रम मतलब सिर्फ एक सेरिबेलम दिखाया था जहाँ पे पोन्स देखिए, और मेडुला भी था। ये जो फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है ना, ये सब हाँ मिला जी के मैम। सेरिब्रम बनाते हैं। मिड ब्रेन है, इसका एक ही पार्ट है जिसको सेरिब्रल बोलते हैं, तो आप चाहे उसको ओके, मिड ब्रेन लिखिए, चाहे सेरिब्रल ठीक लिखिए, और ये ठीक थर्ड है सेरिबेलम। ओके, क्लियर हो ठीक गया? है। हाँ ठीक है, जी हाँ जी क्योंकि हाँ जी सेरिब्रम के यहाँ पर लोब्स, जो 4 लोब्स होते हैं ना, देखिए, ये टेम्पोरल, हाँ फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिटल, तो इन चारों को मिला के ही बनता है, ठीक। हाँ ठीक जी है। तो इसलिए हाँ इसका जी नाम वहां पर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कहाँ पर होंगे? थैलेमस हाइपोथैलेमस इसमें नहीं दिया ना, मैं दूसरा पिक दिखाती हूँ, शायद इसमें होगा, आई थिंक। एक्चुअली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर इस एरिया में होते हैं ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैं आपको हाँ इसका पिक भेज दूंगी, है ना। हाँ, इसमें मार्क्ड है मैम, थैलेमस तो हाँ मार्क है इसमें। हाँ, क्योंकि ये ना शायद कुछ होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये डॉर्सल सरफेस है तो वेंट्रल से कुछ दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों मार्क्ड हाँ है इसमें। हाँ, दोनों हैं इसमें, है ना। हम्म, शायद इसमें मार्क नहीं होंगे, इसमें मैंने चूंकि लोब्स को समझाने के लिए ये डायग्राम लिया है, तो इसमें मैंने वही देखा कि आपके जो पार्ट्स हैं वो क्लियर है। मतलब इसी के सेंटर में कहीं होते हैं ये दोनों भी पार्ट्स हमारे, है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है। फर्क ये होता है ना कि जैसे हम वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, हाँ अगर वो लेटरल हाँ साइड है तो वो हमको नहीं हाँ, दिखेंगे, नहीं विजिबल होते, ठीक है, बिल्कुल हाँ मैम। विजिबल यस। नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम होता है। अब हम आते हैं स्पाइनल कार्ड पे। एक मिनट, आप बस ये बता दीजिए कि जब हमारे ब्रेन में क्लॉट होता है, कहते हैं ना कि ब्रेन में क्लॉट आ गया, तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है उसमें? देखिए, जैसे ये पूरा ब्रेन है ना, ठीक है। अब इस ब्रेन में हर जगह कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। मतलब अगर ब्रेन में लगभग करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, और हर न्यूरॉन्स तक एक ब्लड की कैपिलरी जाती है, क्योंकि हर न्यूरॉन्स मतलब उसकी कोशिका, तो हर कोशिका को ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो चाहिए ना जीने के लिए, तो हर न्यूरॉन्स तक जाती है। अब ये जो ब्लड क्लॉट वाली बात है, ये डिपेंड करती है कि किस कैपिलरी में वो क्लॉट हुआ है। अब यहाँ पर पूरे करोड़ों आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। अब वो जिस कैपिलरी में वो क्लॉट हुआ है, वो जिस एरिया में होगी, मान लीजिए वो कोई ऐसे सेंसरी एरिया में है ना, जहाँ विजिबिलिटी जहां से होती है, तो वो आपकी आंखों को इफेक्ट करेगी।
तो ये डिपेंड करता है कि ये किस एरिया में वो क्लॉटिंग हुई है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम होगी उस क्लॉटिंग के होने से, क्योंकि क्लॉटिंग कहीं भी हो सकती है, उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया नहीं है कि इसी जगह पर होगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अब हम आते हैं स्पाइनल कार्ड पे। स्पाइनल कार्ड देखिए, ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा से ये हमारे सर्वाइकल शुरू हुए, तो ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है, ये आपको डिफरेंट कलर्स इसमें दिख रहे हैं, है ना। ये लगभग 45 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है स्पाइनल कार्ड, और मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद सबसे पहले ये 7 सर्वाइकल होते हैं, ये रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, और ये हमारा कौन सा पोर्शन है, गर्दन वाला। ठीक है, तो अक्सर आपने सुना ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रॉब्लम अक्सर सुनी होगी, और वो भी इसको हम शॉर्ट में किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। जैसे सर्वाइकल फर्स्ट स्पाइन जो हमारी होती है, इसकी इंडिविजुअल बोन को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। ठीक है, और वो वर्टिब्रा का शेप कैसा होता है, हम हाथ में फिंगर रिंग पहनते हैं ना, तो जैसे होता है ना कि एक तरफ कुछ ऐसा बना हुआ होता है, प्लेन होता है, बीच में एक होल होता है, बिल्कुल वैसे ही वर्टिब्रा होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, 32। ठीक है, और इनके बीच से हमारे सारे मेजर नर्व्स जो होते हैं वो जाते हैं, जितने भी हमारे हाथ और पैर में नर्व्स जाते हैं, तो उसका मेन सप्लाई कहाँ से होता है, ये जो एक सेंटर में आपको ऐसे लाइन दिख रही है, ये पूरा, और यहाँ से ये दिख रहा है, ये ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए, ये एक्चुअली नर्व है। ठीक है, जब हम पेरिफेरल पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा आएगा। तो ये जो वर्टिब्रास होते हैं ये शुरू के 7 क्या कहलाते हैं, सर्वाइकल, और इनको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, C1, C2, C3, ऐसे C7 तक। और ज्यादातर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जब दिक्कत होती है तो उसमें आप ज्यादातर देखिएगा C5, C6, 4 से लेके 6 तक में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 4, 5 और 6 में। ठीक है, क्योंकि आजकल ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसके बाद के जो 12 होते हैं ये होते हैं थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्रा। इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, T से, तो ये T1 से लेके T12 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थोरेसिक है ये 12 होते हैं, और इनका लोकेशन क्या रहेगा, जस्ट हमारी गर्दन के नीचे, मतलब हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे वाला एरिया कौन सा होगा, थोरेसिक। अब इसमें देखिएगा, जैसे लेडीज अक्सर झुक के बैठती हैं, तो आप देखिएगा कि थोड़े बड़े उम्र की जो लेडीज होती है ना, उनके गर्दन के नीचे पीठ में ऐसा गोल एक कुबड़ जैसा दिखने लगता है, स्पाइन ये शी शेप हो जाती है, वो यही एरिया होता है थोरेसिक। और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो मोस्टली हमारे हाथों में जाती हैं। ठीक है, इसके नीचे आते हैं 5 लंबर, ये जो आपको ग्रीन ब्लूइश दिख रहे हैं, ये 5 लंबर है। तो ये लंबर का पोर्शन एग्जैक्ट कहाँ आता है, हमारी नेवल के जस्ट पीछे, नाभि के पास। ठीक है, और ये लंबर ऐसे होते हैं कि जिनके पास सपोर्ट नहीं होता है, इनको L1 से L5 तक बोलते हैं। और ये जो L5 होते हैं, इसमें आप अक्सर सुनते होंगे ना कि लंबर में प्रॉब्लम आ गई। L4, L5 और S1, ये 3 का सेट होता है जिसमें अक्सर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है, इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं जनरल इसमें। ठीक है, तो ये जो लंबर पोर्शन है, इसमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर लंबर आपने देखा होगा कभी, स्केलेटन आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी पिक्चर में या कोई फोटो में, तो आप देखिए जो ये सर्वाइकल होते हैं, इनके आसपास कोई सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि गर्दन पर सिर्फ सिर का भार होता है और कोई नहीं होता है, तो ये बेयर कर लेते हैं और ज्यादातर इनमें प्रॉब्लम आती है। थोरेसिक के आसपास हमारा रिब केज होता है,
जिसको हम वक्ष पिंजर बोलते हैं, या जो हमारी पसलियां होती हैं, है ना। और यहीं पर पेक्टोरल गडिल होती है जो इन पूरे 12 थोरेसिक को सपोर्ट देती है। और अगर हम लंबर के नीचे आए तो पेल्विक गडिल होती है, बेल्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो सपोर्ट देती है। लेकिन ये जो 5 लंबर होती हैं नाभि के ऊपर और नीचे, स्केलेटन में भी आप देखिएगा उस एरिया पे सिर्फ वही 5 हड्डियां दिखती हैं और हड्डियों का कोई भी सपोर्ट वहां नहीं रहता है। देखा है सभी ने? तो ये जो होती है अक्सर ये स्लिप डिस्क इसलिए होती है क्योंकि एक तो हमारा झुकना, बैठना, उठना गलत ढंग से, फिर अगर आपका मान लीजिए पेट बड़ा है तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, ये थोड़ी ऐसी अंदर की तरफ कर्व हो जाती है। जिनका टमी बहुत निकला हुआ होता है उनको अगर आप नाभि के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो आपको एक गड्ढा जैसा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये ऐसे खिंच जाता है अंदर की ओर। तो इस पर बहुत सारा वेट लगातार बना रहता है। इसके बाद आती है सैक्रल। तो ये जो सैक्रल है यही होती है, और इसकी जो अंतिम 5 हड्डियां होती हैं ये मिलके कॉक्सिजियल बनाती हैं, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये पूरा 32 वर्टिब्रा से मिलकर जो स्पाइनल कार्ड है ये बना हुआ रहता है। और ये स्पाइनल कार्ड से जो नीचे की है हमारी लंबर और सैक्रल, यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो पैरों में जाती। क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, यस मैम। तो ये इस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा रहता है। अब आप लोग में से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैम ये C1, L3, L4 जो अभी स्पॉन्डिलोसिस आपने बोला तो वो कैसे क्रिएट होता है? मतलब जैसे गैप आना, जैसे गर्दन में गैप हो, कमर में गैप हो, तो वो कैसे होता है मैम प्रॉब्लम? कैसे वो बनता है या कैसे ठीक होता है, दोनों में से क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो मैम आई थिंक वो ये पूछना चाहते हैं कि L3 L4 की जो प्रॉब्लम है वो हमें कैसे पता चली कि इनको ये L3 L4 की प्रॉब्लम है या इनको देखिए, स्लिप डिस्क है। हाँ वहां दर्द शुरू हो जाता है आपको, जो नाभि के पीछे कमर वाला हिस्सा है वहां पर तेज दर्द शुरू होता है, जिससे आपको समझ में आता है कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद जब हम एक्सरे कराते हैं तो उससे पोजीशन क्लियर होती है कि वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब L4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, S1 में भी हो सकती है। तो वो किस जगह पर क्रिएट हो रही है और किस लोकेशन में। क्योंकि जैसे जब मैं अपन योग की बात करते हैं तो जो एक अच्छा योग थेरेपिस्ट होता है वो ये कभी नहीं बोलेगा कि कमर दर्द है आ जाओ हम ठीक कर देंगे। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मेरे पास चूंकि नी और ये स्पाइन वाले बहुत पेशेंट रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होता है कि हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे कराओ। और जब वो एक्सरे आ जाता है, जैसे हमने बोला ये वर्टिब्रा ऐसे एक के ऊपर एक रखी हुई होती है ना पूरी। अब ये जैसे एक के ऊपर एक रखी है तो स्लिप डिस्क होना मतलब क्या, या तो ये इस तरह से स्लिप हो गई है, या अंदर या बाहर, या लेफ्ट या राइट। तो जब इसकी योग में थेरेपी होती है तो वो एक्सरे की स्टडी की जाती है कि वो उसका कौन सा डायरेक्शन मिसिंग हो रहा है, डिसलोकेशन कहाँ है, उस हिसाब से फिर उसको एक्सरसाइज दी जाती है। तो वो थेरेपी में आता है ना। और कभी भी अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट आपको बनना है तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डायग्नोस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं मालूम है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको एक्सरे देखते भी बनना चाहिए, उसमें जो रिपोर्ट्स आई है उसको भी पढ़ते समझते बनना चाहिए। वो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो चूंकि उसमें सिंबॉलिक लिखते हैं, है ना, पूरा पूरा स्पेल नहीं लिखते हैं, तो वो आपको देखते बनना चाहिए, तब आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन पाएंगे। मैम जो है कि साइटिका पेन होता है ये क्या चीज होती है फिर? देखिए साइटिका पेन जो होता है उसमें जो हमारी पेल्विक गडिल होती है, पेल्विक गडिल क्या होती है, जो हमारे नाभि के नीचे जिसको हम बेल्ट लाइन कहते हैं, है ना,
ऐसे ऐसे करके रहती है। अपने नाभि के नीचे कमर को टच करेंगे तो ऐसे 2 पॉइंट्स आपको साइड में मिलेंगे, ठीक है। तो वो पेल्विक गडिल होती है, और चूंकि ये ऐसे 180 डिग्री में होना चाहिए, जैसे ये पेल्विक गडिल है और पीछे में बैक साइड में ऐसे इसके बीच से स्पाइन जाती है, ठीक है, लंबर और सैक्रल एरिया। अब क्या होता है कि जब हम लगातार गलत चलते हैं, लगातार हम अपने पैर के एक साइड में वेट रखते हैं, तो ये हल्की सी तिरछी हो जाती है। जब मैंने बॉडी मिसअलाइनमेंट बताया था तब आपको बताया था। और जो ये हमारी गर्डिल होती है, इसके जैसे यहाँ पर ये खत्म हो रही, तो जस्ट नीचे से ये वेन निकलती है, ठीक है ना। तो जब ये तिरछी हुई तो ये इस वेन को डिस्टर्ब करेगी, कंप्रेस करेगी, तो आपको जो है वो दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो बॉडी को आप अलाइन करके उस दर्द को दूर कर सकते हैं। थैंक यू और मैम। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ ले। मैम जो आपने पीडीएफ भेजे थे ग्रुप में, उसी को हम प्रिंट आउट निकाल के स्टडीज करना चालू कर दे उसी से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई 12th की बायोलॉजी की बुक लेके वो भी कर सकते हैं, यदि वो कंफर्टेबल नहीं है तो 10th 12th की बुक में भी ये पूरा दिया हुआ है। क्योंकि देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आप कोई भी बुक उठा लें सेम रहेगी, है ना। तो आप 10th या 12th की भी लेते हैं, 12th की में आई थिंक शायद ज्यादा अच्छे से दिया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप रेस्ट कोई भी खरीद लें बुक। मैम एक्चुअली जितना आपने अभी ये कराया ये सब 10th की आईसीएसई की बुक में अवेलेबल है। हाँ सारा मिलेगा ये आपको, क्योंकि हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं ना अभी। तो मैम ये इतना ही सफिशिएंट रहेगा या और मतलब 12th की बुक भी देखनी पड़ेगी? नहीं देखिए आप लोग को अभी ना स्ट्रक्चर इसमें है नहीं। मैम एक चीज और, इसमें जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है नर्वस सिस्टम से अगर हम देखें तो? नर्वस सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताएं, या जो स्पाइन है उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किस तरह से होता है, योग से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैम आप इसके बारे में और डिटेल बताएंगे ना कि कैसे ठीक कर सकते हैं ये सब भी? वही मैंने आपको बताया ना अभी कि उसको एक्सरे देख के और फिर उसको हम कहाँ से वो डिसलोकेट है, ठीक है ठीक है। क्योंकि देखिए कैसे कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हर बॉडी अलग होती है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि अगर जैसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप तो पीछे गर्दन कर लो। अभी मान लो आपकी ये रीढ़ की हड्डी थी, ऑलरेडी पीछे ही डिसलोकेट है ना। मैंने बिना एक्सरे देखे आपको बता दिया। अब आपने पीछे गर्दन किया तो वो और पीछे हो गई, तो जो चीज ठीक होनी चाहिए वो उसकी जगह और कॉम्प्लिकेटेड है ना। सो जब भी आप थेरेपी में जाते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस और आपका कितना एनाटॉमी पर नॉलेज है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर, उन दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप इसमें कोई स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं ले सकते हैं। मैम कुछ असाइनमेंट्स भी आएंगे हमारे पास करने के लिए? हाँ कुछ दूंगी मैं। देखिए अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, है ना। हम गर्दन आगे पीछे करने की एक्सरसाइज करते हैं, है ना, सभी करते होंगे। गर्दन को ऐसा करना ऐसा करना, करके देखें एक बार। करके देखने से मतलब आप फील करें कि आपके कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, कौन कौन से मसल्स एंगेज हो रहे हैं उसमें। देखा, सभी ने देखा, फील किया, ठीक है। अब ये अपन क्या कर रहे हैं, सामान्य ढंग से कर रहे हैं। अब इसको अपन थेरेपेटिक वे में करते हैं, ठीक है। अब थेरेपेटिक वे में किया तो कैसे किया, देखिए जब हम बैठते हैं, माइक किसी का अनम्यूट है वो म्यूट कर ले प्लीज। जब हम बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं, हमारी जनरल बैठने की आदत कैसी होती है, इस तरह से। चिन थोड़ा सा डाउन होती है, गर्दन थोड़ी सी आगे रहती है,
सभी की ऐसी है, राइट, है ना। और अब हमने ये एक्सरसाइज तो की, तो कैसे की, यहीं से ये शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो सर्वाइकल है ये ऑलरेडी ऐसे आगे की तरफ था, हमने उसको और आगे बेंड कर दिया, जबकि हम उसको करना क्या चाह रहे थे, सीधा। और जब आगे झुके तो इसको हमने खींच दिया, ठीक है। अब इसको हम सही ढंग से करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हेड का अलाइनमेंट करना पड़ेगा। हेड का अलाइनमेंट मतलब आपके ये जो दोनों कान है ये आपके शोल्डर के सेंटर में आने चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गए ये तो ठीक है, लेकिन आपके ये कर्व है तो इसको सबसे पहले बैक लेना है, ये पीछे किए, अब ये सेंटर में आए। अब आपकी जो चिन है इसको आपको इतना ऊपर उठाना है कि ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए, मतलब आपका लोअर जॉ 90 डिग्री हो जाए। ये समझ में आ रहा है एंगल, ठीक है। अब इसके बाद इस चिन को हल्का सा पीछे करना है, स्लाइडली। अब धीरे धीरे पीछे ले जाएं। अब फील करें कि आपको कहाँ प्रेशर आ रहा है और पहले कहाँ आ रहा था। दोनों में डिफरेंस, ठीक है। पहले चेस्ट पे आ रहा था प्रेशर, अब शोल्डर्स में प्रेशर आया। हाँ, अब जहां आना चाहिए सर्वाइकल के लिए वहां आ रहा है, ठीक है। अब सामने झुकने का करते हैं। सामने झुकने में हम क्या करते हैं, शोल्डर्स को लूज छोड़ा, सामने झुक गए, ऐसे ही करते हैं ना, करके देखिए, ठीक है। अब इसको हम थेरेपेटिक वे में करते हैं। सबसे पहले शोल्डर्स को बैक करते हैं, चेस्ट को हाइट करिए, ऊपर उठाइए चेस्ट को, ठीक है। अब नेक को भी ऊपर स्ट्रेच करिए। अब आपका ये जो चिन है, आपके दोनों कॉलर बोन के बीच में जो ये एक ऐसा गड्ढा जैसा बनता है, नॉच, यहाँ चिन आना चाहिए, इसके नीचे नहीं। क्योंकि हम जनरली जब करते हैं ना, तो पहले मुझे ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर करिए, तो शायद आप लोग बेटर कर पाएंगे। देखिए, ये एक हाथ में चेस्ट पे इसलिए रख रही हूँ कि आपको समझ आए। ये मैंने चेस्ट हाइटेड किया, और जब हम फ्रंट बेंडिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, चेस्ट ऐसा डाउन करते जाते हैं, ये मतलब ये हमारी चिन जो है ये यहाँ टच हो रही है, और नॉच हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ये अंतर समझ में आ रहा। अभी आपको कैसे करना है, चेस्ट हाइटेड रखना है और चिन को इस पॉइंट पर करना है। अब फील कीजिए सर्वाइकल पर आ रहा कि नहीं प्रेशर। फर्क आया दोनों में, ठीक है। तो नॉर्मल योग और थेरेपी में यही फर्क आ जाता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। तो जब आप कंटिन्यू लेकिन करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इसमें एक्सपर्ट बने, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम नंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए। वो तो अभी इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा मैं मेरे एक है क्लास तो देखिए, एक तो यही है जो अभी हमने की, ठीक है, लेकिन सही ढंग से करना है ना। जी। अब जो सोनिया जी आप कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज भी लोग कैसे करते हैं, फिंगर्स को लॉक किया करें, लॉक करें फिंगर्स, सिर के पीछे रखें, ऐसे ही कर रहे थे ना आप सोनिया जी। ये लेफ्ट बेंड करें, ऊपर देखें, सेंटर में आए, फिर ऊपर देखें, मैम ऐसे ही एक्चुअली करा वाली होती है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में वो करते हैं, प्रेशर देते हैं, लाइक अगर ऐसे है तो ऐसे प्रेशर दिया, ऐसे तो वो ऐसे। अलग, वो डिफरेंट एक्सरसाइज है, ये डिफरेंट है, ठीक है। सो इसमें भी आपने फील किया कि कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा था। अब इसको सही ढंग से करते हैं, ठीक है। फिंगर्स को फिर से इंटरलॉक करें। अब आप जब फिंगर्स पीछे ले जाएंगे तो अपने हेड के बैक पोर्शन पे रेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो सिर है और हथेली है, इन दोनों के बीच में गैप रखें। अब जैसे ही मैं ये गैप रखने बोलती हूँ ना, तो हमारी बॉडी की ना कंफर्टेबल जोन में आज जाने की आदत होती है, तो वो बहुत जल्दी चीटिंग करता है। तो हम क्या करते हैं, हाथ तो पीछे ले जाते हैं, चिन को डाउन कर लेते हैं, ये गैप आ गया, राइट। सो चिन अप, ये पोजीशन हो गई। अब देखिए, आपको हाथ पीछे रखना मुश्किल हो रहा थोड़ा सा, अब आप बेंड कीजिए और ऊपर देखिए। दोनों में डिफरेंस आया। सर्वाइकल पे पेन मसल होता है इसमें। सर्वाइकल के लिए ये सेकंड वाली,
फर्स्ट वाली करेंगे तो आप अपना वजन पूरा सर्वाइकल पे रख रहे हैं, उसको उसके बाद आड़ी तिरछी कर रहे हैं तो वो और बढ़ जाएगा, सर्वाइकल कम नहीं होगा। सो दैट कई बार जो आप सुनते हैं ना कि हम तो 4 साल से योग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता, उसमें दोष योग का नहीं होता है, आपकी टेक्निक का होता है। यदि आप सही टेक्निक यूज करके 2 आसन भी करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होंगे, कंपैरेटिवली आप विदाउट टेक्निक 10 कर लें। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम आपके साथ थ्योरी प्रैक्टिकल और थ्योरी सीखने में बहुत मजा आएगा हमें। बिल्कुल, आप लोग सबका स्वागत है, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप लोग जितना सीखना चाहें। मैम ये बहुत अच्छा कराया आपने, लाइक ये जो रिलेट करके बताया ना, ये वाकई में बहुत औसम था। 1-2 चीजें ऐसे रोज बता देंगे ना टिप्स, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जो टेक्निक है ना, ये तो चूंकि अपन सामने कर सकते थे, हर चीज पर ये इम्प्लीमेंट होती, इवन आपके खड़े होने पर, बैठने पर, सभी चीज पर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आई थिंक गरिमा जी अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, तो हम